हेलो गाइस, दिस इज अंकित पटेलिया एंड यू आर वाचिंग कैम्बडी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया था और फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनोड कैथोड के बारे में जानेंगे और ये पता करेंगे कि जो सॉल्ट ब्रिज की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने भैया पिछले क्लास में जो पढ़ाया था मैंने उसका यहाँ पे डायग्राम बना दिया है और मैं शॉर्ट एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आप लोग को कि कैसे हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी थी पिछली क्लास में। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या लिया था कि जिंक लिया था, जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी, ये एनोड पे था जिंक। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या थी? कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। ये इलेक्ट्रोड थी, ये किसकी थी? ये कॉपर की थी। तो होता क्या था? जिंक की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देती जाती थी, जिंक की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देती जाती थी और किसमें कन्वर्ट होती जाती थी? Zn+2 प्लस Zn। एक जिंक इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, किसमें कन्वर्ट होता जाएगा? Zn+2। और वो Zn+2 कहाँ आता जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर आता जाएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ पे Zn+2 बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये रॉड थोड़ी सी पतली हो जाएगी। यानी कि रॉड तुम्हें पहले इतनी मोटू दिख रही है, बाद में क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल पतलू सी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि Zn+2 सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या हो रहा था? वहां पे जो कॉपर+2 आयंस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर+2 आयंस पड़े हुए थे वो क्या कर रहे थे? वो इलेक्ट्रॉन को खा रहे थे। कहां से? जो इधर से आ रहे थे। तो कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा था। किसमें कन्वर्ट हो रहा था? कॉपर सॉलिड में। अब भाई, जो कॉपर सॉलिड है ना, कॉपर सॉलिड जाएगा कहाँ? ऐसा तो है ना नीचे जाके बैठ जाएगा। वहां पे क्या होता है? उसको कॉपर की रॉड दिखती है, कॉपर की रॉड। तो ये प्रेफरेंशियली क्या करता है? बोलता है मैं कॉपर+2, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से मिले। ठीक है, तो कॉपर+2 यहीं पे जाके बैठ जाता है। बोलते मैं यहीं पे जाके चिपक के आके बैठ जाता हूं। तो जितना भी कॉपर+2 आयन होता है सॉल्यूशन वाला, मैक्सिमम कॉपर+2 आयन क्या होता है? यहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो थोड़ी देर बाद याली रॉड क्या हो जाती है? मोटू हो जाती है। ठीक है, कैसे? जो कॉपर सॉलिड ये बन रहा है वो इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारा करंट फ्लो करता है सर्किट में, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं जिंक टू कॉपर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर पहला, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, अगर ये जिंक और कॉपर की रॉड ना हो, तो जिंक और कॉपर का सेल ना हो, तो बोल देंगे इन जनरल कैथोड टू एनोड, या बोल देंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, फिर हमने देखा था यहाँ पे कॉपर+2 इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे? कॉपर+2 कम हो जाएंगे, यानी कि प्रेफरेंस में SO4 थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। कॉपर+2 थोड़ा सा रहता है, SO4 बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता था। फिर उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? सॉल्ट ब्रिज को यूज करते थे। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है कि जो यहाँ पे SO4 ज्यादा हो गए हैं, यहाँ पे Zn+2 ज्यादा हो गए हैं, इनको क्या कर दे? न्यूट्रल कर दे। अब सॉल्ट ब्रिज कौन कौन सा ले सकते हैं? ये तीनों में से कोई सा भी सॉल्ट ब्रिज ले सकते हो। KCl, KNO3, NH4, NO3। कुछ बच्चे बोले थे NaCl, बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में NaCl क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में जो हम आयंस लेंगे वो ऐसे लेंगे जहां पे साइज जो हो क्या हो? कंपेरेबल हो। तुम्हारा साइज क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और करंट फिर से फ्लो करने लग जाता है सर्किट के अंदर। बोलिए, तो यहां तक मैंने बात कर ली थी। अब इससे आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एनोड और कैथोड के ऊपर सर आपने तो चार्जेस लिखे ही नहीं है। आपने एनोड और कैथोड कैसे बताया? तो मैंने बताया था भाई, देखो, एनोड एनोड और कैथोड कभी भी, मैंने अभी तक एनोड और कैथोड नहीं बताया था, है ना? वैसे यहाँ पे ये एनोड होता है और वो कैथोड होता है। कैसे पता करते हैं एनोड और कैथोड का? देखो, एक बात को ध्यान रखना, प्लस और माइनस चार्ज के हिसाब से कभी भी एनोड और कैथोड डिफाइन नहीं होते। हमारे दिमाग में सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम क्या सोचते हैं? कोई बच्चा सोचता है माइनस वाला एनोड होगा, कोई बच्चा सोचता है प्लस वाला एनोड होगा। बिल्कुल गलत है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है एनोड क्या हो तुम्हारा? माइनस हो सकता है तुम्हारा एनोड क्या हो? प्लस हो। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट एक बात ना कंफर्म है। पता है, एक बात कंफर्म है एनोड के बारे में, वो क्या है कि एनोड पे ना हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। एक बात कंफर्म है एनोड के बारे में कि एनोड पे ना हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड के बारे में ना एक बात कंफर्म है कि कैथोड पे ना हमेशा रिडक्शन होती है।
तो देखो, तो एनोड पे क्या हो गई, हमेशा भाई ऑक्सीडेशन हो गई, और कैथोड पे क्या हो गई थी, हमेशा रिडक्शन हो गई। तो अब मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानते हो क्या तुम लोग क्या होता है? बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है। मैं इन शॉर्ट बताता हूं, है ना, कि जो हमारी चैप्टर में काम की है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन भी, बट यहाँ पे ज्यादा अच्छा है अगर इस तरीके से देखो तो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर तुम लोग बोलो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो होती है ऑक्सीडेशन। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, तो रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मेरा, रिडक्शन होता है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो इसका मतलब मुझे बताओ, जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है यहां पे जिंक के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जीरो। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। अरे बोलो, बोलो भाई बोलो, मुंह तो खोलो। समझ में आया क्या? कॉपर +2 के ऊपर चार्ज +2, इस कॉपर के ऊपर चार्ज जीरो। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे। तो बोलो क्या एनोड पे मैं ये वाली रिएक्शन लिख सकता हूं? देखो जरा, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन खाता है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, एनोड पे ये प्रोसेस हो रही है और कैथोड पे ये वाली प्रोसेस हो रही है? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो बोलिए क्या इस सेल की मैंने रिएक्शन भी लिख दी, इस सेल की रिएक्शन ऐसे लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो, अगली बात ये आती है, हमने तो अभी तक ये बात ही नहीं करी कि एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो देखिए, माइनस या प्लस चार्ज जरूरी नहीं कि हर बार एनोड के ऊपर फिक्स हो, वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल। अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। बाद में जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कुछ नहीं होता है, हमेशा ये चीज हमेशा ट्रू है, ये हमेशा आंख बंद करके बोलना। एनोड क्या होता है, ये मत बोलना एनोड के ऊपर जो माइनस चार्ज होता है, बिल्कुल मत बोलना ऐसा। क्या बोलोगे, एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन होती है, हमेशा सही होगा, ऑलवेज। आइए जरा देखें यहाँ पे, आइए जरा देखें यहाँ पे। तो यार यहाँ पर जब मैं बात करूं, चार्जेस क्या होंगे, एनोड के ऊपर क्या चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होगा। तो यार एनोड के ऊपर देखो जरा, यार एक ना हम फिजिक्स में या फिर साइंस में बोले, साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, या जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर हम हमेशा क्या चार्ज लगाते हैं, माइनस चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया और जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है उस पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस चार्ज। बैटरी में भी ऐसे ही होता है। तो तुम साइन कन्वेंशन देख सकते हो, साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस चार्ज वो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और प्लस चार्ज वो जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल रहा है। अब ये मत सोचना, कोई सोचे सर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसको तो प्लस हो जाना चाहिए। भाई देखो ऐसा हो नहीं रहा, जैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 आयन में, और वो Zn+2 आयन कहां चले आते हैं, पानी में। तो यार रॉड तो जिंक की जिंक ही है, रॉड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देना ही चाहती है। हाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो रॉड के ऊपर प्लस चार्ज नहीं बन रहा, जैसे ही प्लस चार्ज वाला आयन बनता है वो पानी में चला जाता है। समझ रहे हो? तो तुम्हारी ये रॉड तो नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। तो एनोड और कैथोड देखो मैंने बाद में लगाया, तुम क्या करते थे, पहले माइनस लगाते हो फिर प्लस लगाते हो फिर एनोड और कैथोड लिखते हो। ऐसा मत कर देना कभी। बोलो समझ गए क्या, कि एनोड कैसे देखेंगे, कैथोड कैसे देखेंगे, माइनस प्लस। ओके। तो देखिए भाई, तो ये पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पढ़ ली हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसका क्या काम होता है हमने वो पढ़ लिया। ये देख लिया कि एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड के ऊपर क्या चार्ज आता है, कैथोड के ऊपर क्या चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है। ठीक है, नोट कर लोगे क्या इस बात को, ये हो गया एनोड और कैथोड के बारे में। हाँ जी, अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करता हूं। यानी कि यार देखो, अभी तक जो हमने चीज सीखी ना उसमें तो सब डायग्राम बना हुआ था, एनोड ब्रिज कैथोड। अब हमें अगर इन शॉर्ट
शॉर्ट में अगर हम लोग को रिप्रेजेंटेशन लिखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, अगर मुझे शॉर्टली रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा ये देखना। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहां पे लिखता हूं एनोड, बीच में बनाता हूं ब्रिज, और फिर बनाता हूं कैथोड। यानी कि एनोड ब्रिज कैथोड, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, लिखने का तरीका होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ए बी सी। सॉल्ट ब्रिज को हम लोग ऐसे दो लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, दो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जिंक और कॉपर की मैंने सेल बनाई थी पिछली बार, जिंक और कॉपर का हमने बनाया था ना वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके, ये जिंक और कॉपर का ये फ्लो कर रहा था। ये क्या था, मेरा जिंक था, यहाँ Zn+2 आयन था, यहाँ कॉपर +2 आयन था, और ये क्या था, कॉपर था। देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे एनोड, एनोड पे हमेशा इस साइड को पहले लिखा जाता है इलेक्ट्रोड, फिर लिखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, इधर लिखी जाती है इलेक्ट्रोलाइट, फिर लिखा जाता है इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। क्या होता है इसका मतलब, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, ये देखिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो सॉलिड मेटल जो हमने डिप कर रखा है। तो यहां पर जो जिंक है वो क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया मेरा, जो उसके अंदर आयन प्रेजेंट है Zn+2, SO4 2- भी प्रेजेंट है, बट हम लोग उसको नहीं लिखे क्योंकि यहां भी कॉमन कॉमन आयंस नहीं लिखते, यहां भी SO4 2-, यहां भी SO4 2-। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही केस में हम लोगों को ये नहीं लिखना है। अच्छा, यहां पे देखिए, यहां पे कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर+2 आयन से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। यहां पे तुम चाहो तो लिख सकते हो Zn क्या किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था। तो ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, एक सॉलिड है। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो तुम लोगों से। एक कितनी बार देखा होगा, एक लिखा होता है एक्वस, और कितनी बार लिखा होता है क्या, लिक्विड। दोनों में फर्क क्या होता होगा, हमें तो लगता है लिक्विड और एक्वस दोनों सेम होता है। ना भाई ना, लिक्विड एक्वस में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या, लिक्विड इज अ स्टेट, लिक्विड क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है, एंड एक्वस इज अ सॉल्यूशन। यानी कि अगर कभी तुम लिखते हो H2O लिक्विड, इसका मतलब ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर, प्योर स्टेट ऑफ वाटर है। और अगर लिखते हो H2O एक्वस, यानी कि इसके अंदर नमक या चीनी कुछ मिला के बनाया हुआ है, मतलब ये सॉल्यूशन है। तो लिक्विड इज अ स्टेट, प्योर स्टेट में लिखा जाता है। इसलिए तुम देखते हो कितनी बार लिखा होता है Br2 लिक्विड, क्योंकि ब्रोमीन प्योर फॉर्म में, इसका मतलब अगर Br2 एक्वस लिख दिया, यानी कि किसी के साथ ये मिक्स्ड फॉर्म में है, इसका सॉल्यूशन बना हुआ है। तो एक्वस या लिक्विड की अगर मैं बात करूं कि एक्वस फॉर्म क्या होती है और लिक्विड फॉर्म क्या होती है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्वस इज अ सॉल्यूशन एंड लिक्विड इज अ स्टेट। चलो ये इसका तो कोई इससे रिलेशन था नहीं, ये तो मैंने जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता दी, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैंने एक छोटी सी बात बता दी कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो देखो यार, ये क्या बना दी मैंने, ये मैंने लिख दिया सेल की रिप्रेजेंटेशन। ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड, इस तरीके से सेल की रिप्रेजेंटेशन हमेशा लिखी जाती है। तो दिस इज नोन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके अलावा इसको अगर और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना चाहें, तो देखो Zn सॉलिड, Zn+2, ये एक्वस फॉर्म में है ना। तो अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पे कितनी बार की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखी जाती है, 0.01 मोलर लिख दिया मैंने, 0.01 मोलर, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, मतलब मोलैरिटी दे रखी है यहाँ पे। और कॉपर+2 ये लिख दिया 0.01 मोलर। ठीक है, और यहाँ पे फिर से लगा दिया कॉपर सॉलिड, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो बोलो क्या ये बात समझ में आई, Zn सॉलिड, Zn+2, कॉपर+2 से कॉपर सॉलिड। तो ये मैंने पूरी पूरी ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अच्छा, इस टाइप का जो तुम्हारा इस टाइप का सेल होता है, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल मेटल आयन सेल। क्या बोलते हैं, मेटल आयन सेल, यानी कि ये मेटल का आयन, मेटल। तो ये मेरी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गई है कॉपर सिल्वर के सेल की। ठीक है, तो भाई इसको फटाफट हम लोग देख लें, एक बार बना लो इसको सेल प्रेजेंटेशन को, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
अब देखिएगा जो अगली वाली रिप्रेजेंटेशन है मेरी, वो है गैस आयन सेल की। गैस आयन सेल कैसा बनता है, जरा गैस आयन सेल देखो। जैसे हमने कॉपर और जिंक लिया था, इस बार मैं यहां पर जिंक लेता हूं, यहां पर जिंक लेता हूं, बट यहां पर मैं कोई एक ऐसा आयन लेता हूं जो सॉलिड फॉर्म में ना रिलेटेड हो। जैसे H प्लस है, H प्लस ले लिया ना, HCl डाल लिया, H प्लस Cl माइनस ले लिया, और यहाँ पे ZnCl2 ले लिया, Zn प्लस 2 Cl माइनस। ओके, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। सॉल्ट बीच बीच में लगा हुआ होगा, सॉल्ट बीच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ और ये सारा सेटअप मतलब ऐसा ही लगा हुआ है। मेन बात मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये तो एनोड है और ये कैथोड है, ये हमने रिप्रेजेंटेशन। अभी एनोड कैसे लेते हैं, उसी को कैथोड क्यों लेते हैं, आगे पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, इसी को एनोड क्यों लिया, उसी को कैथोड क्यों लिया, ये भी बताऊंगा। अब देखो, इसकी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं तो बोलो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगा, एनोड, ब्रिज, कैथोड। मुझे बताओ जरा, यहां पे तो इलेक्ट्रोड क्या है, Zn की है, बार लगा दो, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट ब्रिज के लिए दो लाइनें लगा देता हूं। ओके, कैथोड देखो, कैथोड पे आयन तो H प्लस है, बट जब ये लिबरेट होके जाएगा तो H प्लस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, H2 में। H2 एक गैस है। यहाँ पे क्या था, जो Zn प्लस, जो Zn सॉलिड था, Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि, और पिछली बार जब हमने वहां कॉपर लिया था तो कॉपर प्लस 2 था, कॉपर में डिपॉजिट हो रहा था, तो रॉड वहां पे कॉपर की थी, जो आयन होता है उसी की रॉड होनी चाहिए। अब H प्लस के लिए हाइड्रोजन की रॉड तो बन नहीं सकती है, ये हाइड्रोजन क्या होता है तुम्हारा, गैस होती है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक ऐसी रॉड लेते हैं जो कि ना तो, जो कि हाइड्रोजन के लिए बड़ी अच्छी हो, यानी कि हाइड्रोजन को क्या करे, जैसे कॉपर डिपॉजिट हो रहा था कॉपर रॉड के ऊपर, वैसे हाइड्रोजन डिपॉजिट होती है प्लेटिनम रॉड के ऊपर। तो जो प्लेटिनम होता है उसकी बहुत अच्छी एड्सॉर्ब, यानी कि अपने अंदर सोखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है हाइड्रोजन को। यानी कि प्लेटिनम क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने ऊपर सोख लेता है। सरकारा बोलता है हाइड्रोजन पी जाऊंगा मैं। ठीक है, नंबर वन रीजन ये होता है, इसलिए हम प्लेटिनम की रॉड लेते हैं। देखो हाइड्रोजन की रॉड हम ले नहीं सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है ना, अरे रॉड तो उसी की लोगी जो सॉलिड होता है, गैस की कैसे ले लोगे यार। ठीक है, तो प्लेटिनम की रॉड ले ली, तो रीजन क्या है प्लेटिनम की रॉड लेने का, इट हैज वेरी हाई एड्सॉर्बेंस टेंडेंसी फॉर हाइड्रोजन, नंबर वन। नंबर टू रीजन क्या होता है कि प्लेटिनम इज इनर्ट इन नेचर, मतलब वो काम भी कर रहा है, हाइड्रोजन का एड्सॉर्ब भी कर रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, और बोल रहा है मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगा हाइड्रोजन, तेरे साथ कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, तू H प्लस से अगर H2 कन्वर्ट होगी, H प्लस से क्या बनेगा, H2 बनेगा, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2 बनता है, ये एनोड पे हो गया, और कैथोड पे क्या होता है, H प्लस इलेक्ट्रॉन खा लेता है दो। इस तरीके से रिएक्शन कैसे लिखी है आगे सिखाऊंगा, अगले वाले लेक्चर में सेल रिएक्शन ही बताने वाला हूँ। पर अभी इतना देखो कि H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। वो H2 कहाँ डिपॉजिट होगी, तो उसके लिए हम लोग रॉड कौन सी लेते हैं, प्लेटिनम की। नंबर वन, तो प्लेटिनम की एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब प्लेटिनम की रॉड होती है वो इनर्ट इन नेचर होती है। क्या होती है, इनर्ट, यानी कि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हमारे मजे आ गए, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ली और इनर्टनेस की इनर्टनेस हो गई, मतलब कोई रिएक्शन भी नहीं किया प्लेटिनम ने। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन के साथ तुम देखोगे तो प्लेटिनम सॉलिड इस तरीके से लिखा जाता है, लिखा जाता है प्लेटिनम सॉलिड। तो बोलो समझ में आ गई बात। ये गैस आयन है, देखो गैस उसका आयन, ये क्या है, मेटल, मेटल का आयन, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेटल, मेटल आयन, गैस, गैस आयन, सेल। ओके, तो यहां समझ में है प्लेटिनम क्यों ले रहे हैं हम लोग। तो यहां पर, और इसको, हाँ अगर इसको और बेटर वे में लिखना है तो और क्या कर सकते हैं, Zn सॉलिड ऐसे लिख दें, Zn प्लस 2 लगा दें, यहाँ पे 0.01 कॉन्सेंट्रेशन लिख दें, H प्लस लिख दें, H2 गैस, अच्छा इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दें 0.1, कुछ भी ले सकते हो, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग भी हो सकती है, और प्लेटिनम सॉलिड भी लिख दे। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका हो गया पूरी रिप्रेजेंटेशन को लिखने का। ठीक है, क्या समझ जाओगे, एनोड, ये ब्रिज, ये कैथोड। ब्रिज को दो लाइनों से बनाते हैं। अच्छा, ये लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब एक डंडी जो खींची है मैंने, जो एक डंडी होती है, ये क्या होता है, ये स्टेट्स को अलग अलग करने के लिए होती है, यानी कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, यानी कि एक्वस है। तो जहां पे दो अलग अलग स्टेट्स होती हैं, उन दोनों को हम लोगों को अगर सेपरेट करना होता है तो किससे सेपरेट करते हैं, एक डंडी से। एक सॉलिड, एक एक्वस, तो किससे सेपरेट करेंगे, एक डंडी से। ये एक्वस, ये गैस, डंडी से, गैस, सॉलिड, एक डंडी से। इसका मतलब, इसको बोलते हैं बार। बार कब यूज करते हैं, जब
टू substances आर इन डिफरेंट फेज। जब ये क्या होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं, तब हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। बोलो जी, तो क्या समझ पा रहे हो बात को कि हम लोगों ने इसको ऐसा क्यों किया, यहाँ पे एक्सप्लेन। तो गैस आयन के लिए कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। समझ जाओगे, कोई सी भी रिप्रेजेंटेशन अगर होगी तो रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, एनोड ब्रिज कैथोड, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड। तो ये हो गई मेरी सेल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला हम लोगों ने वर्किंग सीख ली, सेल की रिप्रेजेंटेशन सीख ली। अब अगली क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या सीखेंगे हम लोग, सेल की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अ सेल कैसे लिखी जाती है वो सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए भाई, तो इसको नोट कर लो और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।